lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो न्यू टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 11th का ही +1 का सेकंड चैप्टर है। अब सेकंड चैप्टर है लेकिन यहाँ 1.5 क्यों लिखा है? जो आपको बुक्स लगवाई गई होंगी, लाइक अगर आपके पास DK गोयल, TR जैन, इन राइटर्स की बुक हैं तो उसमें ये सेकंड चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं अकाउंट्स में जो यूज़ होने वाली हैं। जो मैंने कल की क्लास आपकी ली थी, चैप्टर 1 हमने किया, उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए थे लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज़, राइट, डेटर्स, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सब क्या होता है। तो उनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि अकाउंट्स में जो वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं उनको पढ़ना है। लेकिन जो हमारी NCERT बुक है, NCERT बुक में बच्चे फर्स्ट चैप्टर में ही लास्ट टॉपिक में इसको कवर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 1.5 जो टॉपिक के नाम से गिवन है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, क्योंकि मैं आपको NCERT से ये कवर करवा रही हूँ। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी, बात सेम ही है। NCERT में आई थिंक 15 टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में ज़्यादा है, अप्रॉक्स 20-22, राइट। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है वो NCERT में ऑलरेडी कवर है, तो वही मैं आपको अब करवाने लगी हूँ। तो सबसे पहली जो टर्म यूज़ होती है वो है एंटिटी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी वर्ड यूज़ बिजनेस के लिए होता है, ये ध्यान में रखना। एंटिटी मतलब हमारा बिजनेस, इसके साथ में लिख लो पेंसिल से, बिजनेस को ही हम क्या कह देते हैं? एंटिटी कह देते हैं। एंटिटी का मतलब क्या हुआ? एंटिटी मीन्स रियलिटी डेट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। बिजनेस एंटिटी एक ऐसी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, ITC लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली आपको यह क्या याद रखना है, एंटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी की खुद की पहचान है तो वो एंटिटी है। और बिजनेस एंटिटी लाइक कोई आपकी नॉन में कोई शॉप होगी जिसका नाम होगा, ठीक है, ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड क्या है? एंटिटी है ना। सो अकाउंटिंग सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के लिए वर्क करता है, बिजनेस का अलग होता है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी। ज़्यादा टेंशन लेनी, एंटिटी मतलब बिजनेस के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, फिर आता है वर्ड ट्रांजैक्शन। कल मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा इवेंट, मतलब कोई भी हम ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे हमारे दो अकाउंट्स को फ़र्क पड़ता है। वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दो होते हैं, मैंने आपको करवाया था ना कि हम सिर्फ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल वाला लिखते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जिससे हमारे इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इवेंट को, इवेंट क्या हो गया? रिजल्ट को। ठीक है, तो वो सारी क्या है? ट्रांजैक्शंस। सो कहता एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज, दो या दो से ज़्यादा मिलकर बिजनेस को करेंगे। फॉर एग्जांपल लगा लो, मेरी अगर किसी भी चीज़ की शॉप है तो मैं कोई सामान तो खरीद के लाऊंगी ना, तो दूसरी एंटिटी भी यूज़ होगी इसमें और किसी और को बेचूंगी। ठीक है, सो इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, क्रेडिटर को पेमेंट करना, कोई खर्चा करना, कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है, तो ये सारी क्या है? ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, लेन देन को हम बेसिकली हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स में, बिजनेस में हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको हम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? ट्रांजैक्शन में आती है। फिर आती हैं एसेट्स। एसेट्स और लाइबिलिटीज़, वैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं जिसके इस साइड में एसेट्स और इस साइड में हमारी लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है। कल मैंने आपको बताया एक P&L अकाउंट बनाते हैं जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है ना। लेकिन बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसका पता लगता है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं। तो एसेट क्या होते हैं? मैंने आपको याद करवाया था, एसेट मतलब हमारी संपत्ति, लाइक मेरी बिल्डिंग पड़ी है, मेरी लैंड, मेरी मशीनरी, मेरा फर्नीचर, जिन चीज़ों को कल को मुझे ज़रूरत है बेच के पैसा मिल जाएगा, तो पॉजिटिव चीज़ें जो मेरे नाम पे चीज़ें हैं वो क्या है? एसेट्स। और लाइबिलिटी क्या है? मेरी देनदारियाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे लोन्स, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें किसमें आती हैं? लाइबिलिटी में। ये बात समझ आई? तो एसेट्स क्या हुए अब यहाँ पे? एसेट्स क्या हुए? इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी भी एंटरप्राइज के यूजफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी टर्म में। एसेट्स वो आइटम है वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल कोई सुपर बाजार है, उसका कोई ट्रक्स हैं, फ्लीट ऑफ ट्रक्स हैं जो वो यूज़ करता है बाइट फॉर द डिलीवरिंग ऑफ फूड स्टॉप्स। ट्रक्स जो है उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं एंटरप्राइज को, तो इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। एसेट ब्रॉडली दो तरह की होती है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा है, वैसे कुछ खास है भी नहीं। ठीक है, करंट और नॉन करंट एसेट। अब कहीं भी वर्ड, ये लाइबिलिटी भी आएगा आगे, करंट नॉन करंट, जहाँ पे वर्ड करंट आ गया ना तो समझना जो चीज़ 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, शॉर्ट टर्म, इसके साथ लिख लो शॉर्ट टर्म। जो चीज़ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो करंट। और नॉन करंट क्या होगा? जो लॉन्ग टर्म होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लैंड खरीदी,
बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, क्या आप उनको 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे? क्या आपने बिजनेस 1 साल के लिए करना है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो ये सोच के स्टार्ट होता है कि मुझे लंबे समय तक सर्वाइव करना है। अगर मैं कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी परचेज कर रही हूँ तो मैं उसको 1 साल से ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, तो उन्हीं को मैं क्या कहती हूँ, नॉन करंट एसेट, और इसी को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, याद रखना। बेसिकली इसी को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट क्या हुई, जो एकदम से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। लाइक हमारा स्टॉक पड़ा है, इन्वेंट्री पड़ी है, तो हमें पता है स्टॉक तो हमारा बिक ही जाना है, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो ही जाना है। ये बात समझ आई? कोई शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह थे, हमने किसी को पैसे दे रखे थे, वो आने हैं शॉर्ट टर्म। उधार में सामान बेच रखा है जिसको हम कहते हैं डेटर्स, रिसीवेबल्स, राइट, पैसे आने हैं, तो वो 1 साल के अंदर अंदर आ जाएंगे। तो वो चीज़ें किसमें आएंगी, करंट एसेट में। तो बेसिकली मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, एसेट्स 2 तरह की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसमें हमारी क्या आएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स, नाम आ गया ना करंट। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो ये नॉन करंट में आती। इन्वेंट्रीज, वो स्टॉक, इन्वेंट्रीज हम स्टॉक के लिए यूज करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने उधार में कोई सामान बेच रखा है, पैसा आना है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश में ऑलरेडी पड़ा है तो वो 1 साल में क्या ही कैश में कन्वर्ट होगा, वो तो है ही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दे रखा था शॉर्ट टर्म के लिए, वो वापस आ गया, या अदर करंट एसेट्स भी हो सकती है। ये बात समझ आई, इजी। और अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं, नॉन करंट यूज फॉर लॉन्ग टर्म, जो 1 साल से ज्यादा हमारे बिजनेस में जो है हमारे साथ रहेंगे एसेट्स। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स आगे जो मैंने भी आपको बताया, टेंजिबल, इंटेंजिबल 2 तरह की हो सकती है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंजिबल, इंटेंजिबल सुन लो। टेंजिबल कौन सी होती है, विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। इंटेंजिबल क्या होगी, हमारी एसेट तो है, फायदा तो हो रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील देम, लाइक गुडविल। अब गुडविल क्या होते हैं, ये भी आपके लिए नया है। गुडविल होते हैं हमारी रेप्यूटेशन, एक बिजनेस की रेप्यूटेशन। हमारे एरिया में कोई ना कोई शॉप बड़ी फेमस होती है ना, तो उसकी क्या है, गुडविल है, उसकी रेप्यूटेशन है। तो अकाउंटिंग टर्म में रेप्यूटेशन को, गुड इमेज को हम गुडविल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल आ गया। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, जो ये राइट्स मिल जाते हैं कि मेरी सेम क्लास कोई और नहीं यूज़ कर सकता, राइट। जैसे हम गाने नहीं यूज़ करते इसमें यूट्यूब पे, या फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे अब कोई लोगो है, किसी भी चीज़ का लोगो लगा लो, किसी भी कंपनी का लोगो है, मैकडी है, कोई भी है, उसकी कोई और कंपनी नहीं यूज़ कर सकती लोगो, क्यों, क्योंकि उन्होंने पेटेंट राइट ले रखा है। तो ये चीज़ें क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, कि हमने उसके लाइसेंसेज ले रखे हैं, ठीक है, समझ आया, ईजी है। उसके अलावा देखो, फिक्स्ड एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, डेफर्ड टैक्स ये इतना करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर, जितना याद हो रहा है उतना कर लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आगे आगे पूरी बुक पढ़नी है तो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ये बात समझ आई। फिर आती है लाइबिलिटीज। अब हमने एक साइड तो कंप्लीट कर ली, एसेट्स, अब एक साइड पे आ जाओ, लाइबिलिटी। अब वो तो थी हमारी संपत्ति, अब ये है हमारी देनदारियां, जो हमने लोगों के पैसे देने हैं। ये बात समझ आई। सो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कहता लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस या डेट्स, वही आ गया ना, डेट मतलब लोन टाइप, ठीक है। डेट एंड एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या होता है फॉर्म के एसेट पे, अब ये सुनो, एक होते हैं डेटर, एसेट साइड में आते हैं डेटर्स, ये ध्यान से अभी सुन लो, और लाइबिलिटी साइड में आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चे को। डेटर्स, क्रेडिटर्स, डी से डेटर्स, डी से देनदार, जो हमारे लोग देनदार हैं, हमें पैसा आएगा। डेटर का मतलब क्या है कि मेरी कंपनी है अंजलि लिमिटेड, अंजलि लिमिटेड है, ठीक है, मैंने आगे किसी को गुड्स उधार में दे दिए, गुड्स मतलब मेरा सामान, जिस चीज़ के मेरी कंपनी में काम कर रही हूँ, राइट। ये पेन लगा लो, इस पेन का मेरा बिजनेस है, तो ये पेन मैंने आगे उधार में बेच दिए, तो ये जो जिन लोगों को मैंने उधार में दिए, ये मेरे कौन हो गए, डेटर्स, क्योंकि ये मेरे क्या बन गए, देनदार बन गए। तो मेरी एसेट है कि मेरा पैसा आना है। ये बात समझ आई। और अगर मैं ही अंजलि लिमिटेड कोई रॉ मटेरियल, इस पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, वो मैं किसी सप्लायर से खरीद रही हूँ, और मैं भी क्या कर रही हूँ, क्रेडिट पे खरीद रही हूँ, उधार पे मैंने ले लिया, तो अब वो मैंने क्या करना है, पैसे पे करने हैं, मैंने पेमेंट करनी है, तो वो मेरे क्या बन गए, क्रेडिटर्स। ये ध्यान में रखना, अब मेरे वो क्या बन गए, क्रेडिटर्स, और मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है कि अभी मुझे किसी के मतलब लोन टाइप या फिर पैसे देने हैं। ये बात समझ आई, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी समझ आया। सो यही ये कह रहा है, कहता है लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन द फर्म एसेट। स्मॉल एंड बिग बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस है, छोटा बड़ा, इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और लेटर। पैसे तो देखो उधार लेने पड़ेंगे, और गुड्स वगैरह हम उधार पे खरीदते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल वही सुपर बाजार का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उसने गुड्स लिए 10,000 के क्रेडिट पे किसी फास्ट फूड प्रोडक्ट लिमिटेड के,
25 मार्च 2005 को, और बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर होती है 31 मार्च को, तो फास्ट फूड लिमिटेड में हम क्रेडिटर दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे, जो कि क्या होंगे 10,000 के। सुपर बाजार ने लोन भी ले रखा है सॉरी, कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो लोन भी लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो लाइबिलिटीज क्या है, जो हमने पैसे देने हैं लोगों के, वो लाइबिलिटी है। ये बात समझ आई? हाँ, लाइबिलिटीज में दो तरह के होते हैं, नॉन करंट, करंट बिल्कुल सेम। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी है, और नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, जो 1 साल से ज्यादा, लाइक हमने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, 5 साल के लिए लोन ले रखा है, तो वो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो करंट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, वही उधार पे हमने सामान मतलब खरीद रखा है ना। अदर करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर आ जाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इतना ही करो, इनफ है। चलो जी, एसेट लाइबिलिटी पता लग गई। अब आते हैं कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जांपल, उसके लिए मैंने 55 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो ये 55 लाख क्या बच, मेरा कैपिटल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो पैसा या एसेट्स लगाते हैं बिजनेस में, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल। ये बात समझ आई, कैपिटल। अब एक और बात ध्यान में रखना, यहीं पे आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड है, जो पूरी बुक पढ़नी है उसके साथ ही चलेगी। जब हम ये एसेट्स और लाइबिलिटी बनाते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स लिखते हैं, यहाँ पे हम लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 2 चीज़ें लिखते हैं, तभी ये जाके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। तो एक टर्म निकल के आती है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये ध्यान रखना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं रूल्स पढ़ाऊंगी ना, अकाउंटिंग के हमने पढ़ने हैं, ठीक है, रूल्स वगैरह, तो असम्पशंस वगैरह, उसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों। बस यहाँ पर सिर्फ इतना समझो, ठीक है। सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, वो आ गया ना, जितना पैसा ओनर ने फर्म में लगाया वो क्या है, कैपिटल। वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कि मेरी बिल्डिंग पड़ी थी वो भी मैंने यूज़ कर ली, ठीक है, या एसेट पे कोई क्लेम है मेरा, मैंने वो यूज़ कर लिया, तो इसको हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में। अभी इतना ही याद रखो बस, ठीक है, हो जाएगा इजी। फिर आते हैं सेल्स। अब सेल क्या है, सेल तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, सच आपने नहीं पढ़ा, B+1 ही तो है, ठीक है। सेल्स क्या है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। जितना भी सेल करके मेरा पैसा आया, अब मेरी बात सुनो, मैंने एक महीने में लगा लो किसी चीज़ के 200 यूनिट सेल कर दिए, 20 रुपये का उस चीज़ का प्राइस था, तो 4000 की मेरी क्या हो गई, सेल हो गई। ये बात समझ रहे हो, यही पेन है, 200 यूनिट मैंने एक मंथ में सेल किए, 20 रुपये का प्राइस था, तो 200 इंटू 20 4000 क्या होगी, मेरी सेल हो गई। अब मुझे इस पेन को बनाने में खर्चा भी तो लगा होगा, ये बात समझ रहे हो, तो लगा लो फॉर एग्जांपल खर्चा आया था मेरा 1000, एक्सपेंस कितना था मेरा, कॉस्ट कितनी थी 1000, तो जो ये 3000 निकल के आया, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं है, इसी को मैं रिवेन्यू कहूंगी कि नहीं कहूंगी। ये बात समझ आई, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट, रिवेन्यू तो ये सेल वाला सिस्टम हो जाएगा। ये बात समझ आई। तो सेल्स क्या है, सेल क्या है, टोटल रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, और रिवेन्यू भी वही है, अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, उसको हम सेल्स रिवेन्यू कह देते हैं। सेल्स क्या है, ये 200 यूनिट, सेल कितने की हुई, 200 यूनिट की, और रिवेन्यू क्या है, 4000 रुपये, ये कराया ना अभी 200 इंटू 20, तो ये क्या है, 4000 रुपये। ये बात समझ आई। तो रिवेन्यू जो पैसा है वो क्या है, रिवेन्यू। और खर्चे क्या है, खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। इस रिवेन्यू को कमाने के लिए जितना भी हमने कॉस्ट लगाई है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस, है ना। तो इसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम भी लिख देते हैं, सर्विसेज भी लिख देते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। रेंट पता है ना, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, हीटर, लाइट, वाटर, टेलीफोन, ये तो पता है, जो पता है सिर्फ वो समझो अभी, ठीक है, ये समझ आया। फिर आता है एक्सपेंडिचर। अब एक बात बताओ, क्या एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस है? आगे पूरी बुक में इसकी कोई भी कहानी नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है ना, लगा लो इसका जो डेफिनेशन है, इसकी मीनिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं, अदरवाइज आगे ये कहीं भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपेंसेस तो क्या थे, जो बिजनेस ने रिवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे लगाए वो एक्सपेंसेस थे। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, किसी लाइबिलिटी को, किसी बेनिफिट के लिए हम लाइबिलिटी जब इनकर करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, एक्सपेंडिचर। कैसे देखो, एक्सपेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। लाइक कोई गुड्स परचेज किया जो एसेट से या लाइबिलिटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। हो गया ठीक।
चलो सो अब एक ध्यान रखना, हम कहाँ थे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में। खर्चे नॉर्मली एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, एक साल के अंदर अंदर वो खर्चा यूज़ हो गया तो वो क्या है, एक्सपेंस है। एक साल से ज़्यादा उसको लग गया तो वो एक्सपेंडिचर है। कैसे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने गुड्स खरीदे, फॉर एग्जांपल बताती हूँ। अब मैंने वही सेम अपन अंजलि लिमिटेड ली थी, मैंने गुड्स लिए, ठीक है, मैंने गुड्स परचेज़ किए, तो क्या एक साल के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करनी है? बिल्कुल करनी है, एक साल इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, तो वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन यहीं अगर मैं फॉर एग्जांपल मशीनरी खरीदती तो क्या ये एक साल के अंदर अंदर बिक जाएंगे, गुड्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन जो मैंने मशीनरी खरीदी, क्या वो एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगी कैश में? नहीं होगी, तो मशीनरी पे जो खर्चा है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो देखो ये रहा, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, अगर एक साल के अंदर अंदर उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए तो वो एक्सपेंस है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बेनिफिट जो है एक साल से ज़्यादा का रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेट ट्रीट करते हैं, और वो किसका हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर आता है प्रॉफिट गेन। देखो वैसे तो हम इनको नॉर्मली सेम लेके चलते हैं, बस इस चैप्टर में क्या है कि थोड़ा डेफिनेशन के लिए आपको अलग दे दिया। तो प्रॉफिट क्या है, जब किसी का रिवेन्यू बढ़ जाएगा उसके एक्सपेंसिस से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि 200 के हिसाब 200 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से मेरी 4000 की सेल हुई थी, रिवेन्यू हुआ, उसमें से 1000 रुपये का मैंने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो 3000 मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यही तो प्रॉफिट है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू ज़्यादा है इन ओवर टू इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो जितने ज़्यादा है 3000 वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ये बात समझ आई। लेकिन गेन क्या है, अब गेन में क्या डिफरेंस है मैम, एक प्रॉफिट जो किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन से मिलता है जो इंसिडेंटल है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब गुड्स बेचना ये तो नॉर्मल सा काम है, कोई ऐसी चीज़ें जो हम पूरे साल में कभी कभार करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कोई एसेट बेच दी। अब एसेट हर साल तो नहीं बेचोगे ना, कोई एसेट सेल कर दी, आपने मशीनरी ली थी 5 साल पहले लगा लो, वो इस साल आपने बेच दी, जिसपे आपको 10,000 का क्या हो गया, फायदा होगा, तो वो गेन है, प्रॉफिट नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि मशीनरी हर साल नहीं बिकेगी। कोई कोर्ट केस जीत गया आप, उससे आपको फायदा हो गया, कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई, उससे आपको फायदा हो गया। वो प्रॉफिट्स, वो फायदे जो हर साल नहीं होते, कभी कभार होते हैं। आप लॉटरी जीत गए, हर साल जीतोगे नहीं, गेन हो गया। ये बातें समझ आई। तो प्रॉफिट तो नॉर्मल है जो हर साल होगा, जो गुड्स से रिलेटेड है, जिसके लिए हमने बिजनेस बनाया है। लेकिन गेन क्या है, वो इंसिडेंटल होते हैं बिजनेस के लिए, वो कभी कभार होते हैं, ठीक है। फिर आ गया लॉस। अब लॉस क्या है, अगर यहाँ पे अब मैंने आपको क्या बताया था, 4000 की मेरी रिवेन्यू आई, 1000 की मेरी एक्सपेंडिचर आई, तो 3000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। यहीं पे अगर 4000 की रिवेन्यू आती और मेरा एक्सपेंस होता 5000 का, तो मैं नेगेटिव 1000 में ना आ जाती, नेगेटिव, तो ये मेरा क्या हो जाता, लॉस। जब एक्सपेंस बढ़ जाए, एक्सपेंस बढ़ गए अब ओवर इट्स रिवेन्यू, तो फर्म ने क्या किया, लॉस इनकर किया, है ना, जिससे ओनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। ये बात समझ आई, इजी, ठीक है। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपको पता ही है, ये तो बड़ा अच्छे से पता होगा आप लोगों को। डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, जितने की गुड्स बेच रहे हैं उसमें अगर आपको थोड़ा कम कर दे प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। 2 तरीके से होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है, और एक होता है कैश डिस्काउंट, कहीं कहीं होगा वैसे, मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल 5 के साथ एक कॉपी और ले जाओ, 6, 5 की प्राइस में 6 कॉपीज ले जाओ, वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। जब आपको क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है, क्योंकि आपने बहुत, मतलब जैसे होलसेलर लेते हैं ये चीज़ें, है ना, होलसेलर से जब हम चीज़ें लेते हैं तो हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हैं, तो वो कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है, कैश तो वही जो हम करते हैं, 1000 रुपये की चीज़ थी, नहीं मैम मैं तो 900 दूंगी, अंकल मुझे नहीं पता 900 दूंगी, तो जो 100 रुपये मैंने नहीं दिए उस अंकल को, तो वो 100 रुपये क्या है, मेरा कैश डिस्काउंट है। ये बात समझ आई, ठीक है। सो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लीस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरर्स देते हैं होलसेलर को, आगे होलसेलर देते हैं रिटेलर को। जब गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बिक जाते हैं डेटर्स को, तो उसको कुछ डिडक्शन दी जाती है ताकि वो पेमेंट टाइम पे कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। बस इतना पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। फिर आ जाओ वाउचर। अब वाउचर क्या है, कोई भी एंट्री, अब एक बात, ये बात समझो, अब मैंने आपको कल करवाया कि हम सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्ड किस बुक में करते हैं, जर्नल में। किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कोई मशीनरी नहीं लेके आई, लेकिन मैंने जानबूझ के एक एंट्री कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अपने एसेट्स को ज़्यादा दिखाने के लिए। मशीनरी टू कैश या मशीनरी टू एक्स लिमिटेड, मैंने मशीनरी दिखा दी। किसको पता है मैं लेके आई हूँ कि नहीं लेके आई मशीनरी? तो हमेशा जब भी एंट्री होगी ना, उसका एक प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ मतलब बिल, ये ध्यान में रखना। कोई भी एंट्री बिना प्रूफ के नहीं होती, क्योंकि वरना फिर तो सब गलत एंट्रीज कर देंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कोई भी झोलमाल कर देंगी,
है ना। तो सबके लिए क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है। जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन को करते हैं उसको हम कहते हैं वाउचर। अगर हम गुड्स लेते हैं कैश में तो कैश मेमो बिल मिलता है ना, क्रेडिट में लेते हैं तो इनवॉइस मिलता है, तो यही रिसिप्ट वगैरह जो हमें मिलते हैं ये सारी क्या है, वाउचर है। ठीक है, फिर आता है गुड्स। अब गुड्स बहुत ईजी है, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है वो आपके लिए गुड्स है। ये पेन मेरे लिए क्या है, अगर मेरा इस चीज़ का बिजनेस है तो ये गुड्स है। इसके अलावा फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है। मशीनरी एसेट है। तो गुड्स सिर्फ वही चीज़ें हैं जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है। ठीक है, अब किसी पर्सन का वाटर बॉटल का लगा लो बिजनेस था, वाटर बॉटल का, तो उसके लिए वाटर बॉटल क्या है, गुड्स है। किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएगी। हमारे लिए फर्नीचर क्या था, एसेट, लेकिन किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो गए, गुड्स हो गए। ये बात समझ आई। सो इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड प्रोडक्शन एंड सेलिंग। इस आइटम्स को हम परचेज करते हैं फॉर द यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्नीचर लिया तो वो गुड्स नहीं है, वो क्या एसेट है। स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स है क्योंकि हम स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ स्टेशनरी वाले के लिए। अब ड्राइंग्स क्या है, एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है कि मैंने बिजनेस में 55 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, ये क्या है, कैपिटल। अब इन द मिडल ऑफ द ईयर या कभी भी साल में मुझे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो मैं बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेती हूँ पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, ड्राइंग। अब ये ड्राइंग वो नहीं है कि एप्पल बनाना है आपको बना के कलर करने हैं। विड्रॉ करना बिजनेस में मनी का या किसी भी गुड्स का बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने कोई चीज़ विड्रॉ कर ली तो वो क्या है, हमारी ड्राइंग। ठीक है, अब परचेज और सेल। अब यहाँ पे ये समझो, परचेज और सेल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जर्नल सीखोगे ना आगे, परचेज, स्टॉक, डेट, यही रहेगी परचेजेस। जब भी आप गुड्स लेके आओगे, अब मेरा इस पेन का वो है क्या है, बिजनेस है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं जब भी ये पेन लेके आऊँगी मैं हमेशा एंट्री पेन से करूँगी, पेन्स या गुड्स? मैंने कहा इसको पेन्स नहीं कहना, गुड्स कहना है। नहीं, मैं इसके लिए जब भी मैं पेन्स लेके आ रही हूँ तो मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगी मेरा परचेज अकाउंट डेबिट। ये मैंने परचेज कर ली, सबको पता है मेरा जिस चीज़ का बिजनेस उसी को परचेज किया होगा। और जब मैं सेल करूँगी इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी सेल। स्पेसिफिकली मैं गुड्स, स्टॉक, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी। सो परचेजेस क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो हमने बिजनेस में लिया, चाहे वो कैश बेसिस पे लिया चाहे क्रेडिट बेसिस पे लिया। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री है ना, जो हम किसी चीज़ को अपने पास रखते हैं ताकि अगर बाय चांसली डिमांड बढ़ जाती है तो हम उस डिमांड को पूरा कर सके, या किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम स्टॉक में से उसको यूज़ कर लें। तो स्टॉक इन्वेंट्री, किसी चीज़ जब हमारे पास पड़ी हैं वो चीज़ें, स्पेयर्स या कोई भी आइटम, तो हम उसको कहते हैं स्टॉक इन हैंड। ठीक है, तो वो चीज़ें किस में आ जाती है, स्टॉक में। जो ओपनिंग टाइम पे ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल की स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक है, और साल के एंड में जो स्टॉक पड़ा है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, फिर डेटर्स क्रेडिटर्स मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। जब मैंने उधार में सामान बेचा और मेरे पैसे आने हैं, लोग मेरे देनदार हैं, तो वो डेटर्स। और जब मैंने उधार में सामान खरीदा, लाइबिलिटी साइड आएगा। जब मैंने सामान खरीदा उधार में और पैसे मुझे पे करने हैं तो वो क्या है, क्रेडिटर्स। ये मैंने अभी आपको ऊपर करवा ही दिया। तो ये था आपका पूरे बेसिक टर्म्स। आई थिंक 20 टर्म्स तो ये भी होगी, मुझे लगा था इसमें 15 ही है। चलो, मुझे लगता है मोस्टली होगी, एक दो फिर भी रहेगी तो कमेंट में बताना, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if